नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ा रहे थे टीजीटी एलटी में जो सिलेबस बाबूराम सक्सेना का है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पर संधि प्रकरण में हमने स्वर संधियों को पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। अगली जो संधि हमारी है वो क्या है? व्यंजन संधि है। तो साथियों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्यंजन संधि कहाँ व्यंजन संधि होती है? व्यंजन संधि जो है व्यंजन का जब व्यंजन वर्णों के साथ, व्यंजन वर्ण का जब व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है तो वहाँ व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन वर्ण का जब स्वर वर्ण के साथ मेल होता है तब भी वहाँ व्यंजन संधि होती है। तो हम आज व्यंजन संधि में जो हमारी पहली संधि है अच्युत्व संधि, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि की पहली संधि है अच्युत्व संधि। अच्युत्व संधि का सूत्र है साथियों अस्तोस् चुनास् चुः। इसका सूत्र क्या है? इसका अच्युत्व संधि का सूत्र है अस्तोः चुना चुः। अस्तोः चुना चुः व्यंजन संधि का सूत्र है। तो व्यंजन संधि में सबसे पहले हम इस अच्युत्व संधि की परिभाषा देखते हैं क्या है। अच्युत्व संधि अस्तोस् चुनास् चुः सूत्र हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा अस्तोह के स्थान पर अश्चुः हो जाए, लेकिन कब हो जाए? जब अश्चुनः वर्ण आए। यानी अस्तोह क्या है? अस्तोह हमारा जो है ये षष्ठी विभक्ति का है, षष्ठी विभक्ति है। अश्चुना तृतीया का एक वचन है, और अश्चुः जो है प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति है। अस्तोह में षष्ठी है, अश्चुना में तृतीया है, और अश्चुः में प्रथमांत है। तो जो स्थानीय होते हैं वो षष्ठ्यंत पद होते हैं, षष्ठी विभक्ति में होते हैं। सूत्र में जो पद स्थानीय होता है वो किस में होता है? किस विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में होता है साथियों। और जो आदेश होता है वो प्रथमा में होता है। तो अस्तोह का मतलब क्या है? अस्तोह का सबसे पहले हम सूत्र को समझ लेते हैं। अस्तोह का मतलब है दंत सा, दंत सा, और तोह का मतलब ता वर्ग। दंत सा और ता वर्ग। ता वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? ता वर्ग में कितने वर्ण आते हैं साथियों? ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। यानी ता वर्ग के अंतर्गत जो 5 वर्ण आते हैं उन्हें तवर्ग कहा जाता है। तो वही इस सूत्र में लिखा है अस्तोह का मतलब होता है दंत सा और ता वर्ग। ता वर्ग के कितने वर्ण हैं? ता, था, दा, धा और ना। ता वर्ग के कितने वर्ण हैं? ता, था, दा, धा, ना। ये ता वर्ग। यानी दंत सा, ता, था, दा, धा, ना के बाद क्या आए? तालव्य सा आए, और क्या है? चुना। चूक मतलब होता है चवर्ग। चू का मतलब चवर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? 5 वर्ण। चा, छा, जा, झा, या। ये 5 वर्ण आ गए चा वर्ग में। चा, छा, जा, झा, या चवर्ग कहलाते हैं, जिन्हें चू कहा गया है। चू का मतलब चा वर्ग। तो चवर्ग में चा, छा, जा, झा, या। तो दंत सा ता वर्ग यानी इन 6 वर्ण, 6 वर्णों के बाद यदि कौन वर्ण आए? तालव्य सा और चा वर्ग आए, यानी 6 वर्ण फिर आए, तो उनके स्थान पे क्या हो जाता है साथियों? हो जाता है अश्चुः का मतलब होता है सा, और क्या हो जाता है? चा, छा, जा, झा, या। यही है। यानी
दंत सा और ता था दा धा ना के बाद यदि तालव्य सा चा छा जा झा या आए तो इन वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है? दंत सा के स्थान पे तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग और था वर्ग के स्थान पे छा वर्ग, दा वर्ग के स्थान पर जा और धा के स्थान पर झा और ना के स्थान पर या क्रम से हो जाता है। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। अच्युत संधि में अगर दंत सा का मतलब छोटा सा यानी दंत सा के बाद यदि ता था दा धा ना आए और उसके बाद ता था दा धा ना के बाद फिर से तालव्य सा और चा छा जा झा या आए तो इनके स्थान पे यानी दंत सा के स्थान पे तालव्य सा हो जाएगा और ता के स्थान पर चा हो जाएगा, था के स्थान पर छा हो जाएगा, दा के स्थान पे जा हो जाएगा, धा के स्थान पे झा हो जाएगा और ना के स्थान पे या हो जाएगा। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। यही ये कह रहा है यानी दंत सा ता था दा धा ना का कोई वर्ण आए और उसके बाद तालव्य सा चा छा जा झा या का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है और ता वर्ग के बाद चा वर्ग आए तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। अगर था के बाद छा आता है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। दा के बाद जा आता है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। धा के बाद झा आता है तो उसी वर्ण का पहला वर्ण हो जाएगा। ना के बाद या आता है तो उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी अगर ता के बाद चा आया है तो चा होगा और था आया है उसके बाद छा आया है तो था का जो छा है चा वर्ग का दूसरा वर्ण छा हो जाएगा और दा आया है फिर जा है तो दा वर्ग का चा वर्ग का जो तीसरा वर्ण जा है वो दा के स्थान पे जा हो जाएगा। यानी अगर ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा है तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा हो जाएगा और ता वर्ग का कौन सा वर्ण? चौथा वर्ण अगर धा आया है तो चा वर्ग का चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? झा हो जाएगा। यानी जो वर्ण जैसे होगा वो आदेश उसी के क्रम में हो जाता है। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। हम इसको लिख देते हैं हिंदी में इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा है यदि दंत सा क्या है? ये परिभाषा है जब सकार, कौन सा सकार है? ये दंत सकार है। जब दंत सकार के बाद दंत सकार या ता वर्ग के बाद या ता वर्ग के बाद क्या है? तालव्य सकार और या चा वर्ग आए। तालव्य सकार या चा वर्ग आए तो दंत सकार का आए तो जो दंत सकार है दंत सकार का क्या हो जाएगा? तालव्य सकार। और क्या हो जाएगा? तालव्य सकार और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाएगा। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। यानी इसको सूत्र के द्वारा समझेंगे आप लोग तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी अगर दंत सा स्तोह का मतलब क्या है? ये दंत सा है और ता है। यानी दंत सा और ता वर्ग का अगर कोई वर्ण आया है और उसके बाद तालव्य सा और चा वर्ग का कोई वर्ण आया है तो इस दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है और ता वर्ग का अगर कोई वर्ण है तो उस ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग का वर्ण हो जाता है। ता वर्ग का वर्ण क्रम से है। अगर ता है तो चा हो जाएगा, था है तो छा हो जाएगा, दा है तो जा हो जाएगा
और ध है तो झा हो जाएगा, और ना है तो या हो जाएगा। यानी क्रम से वर्ण का परिवर्तन होता है, क्रम से वर्ण का आदेश हो जाता है। यही इस च्युत संधि की परिभाषा है। अब इसको अगर उदाहरण के द्वारा समझेंगे साथियों तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो जैसे हम इसका उदाहरण जो हमारे बाबूराम सक्सेना में दिया है, हम उसी उदाहरण को बताएंगे। जैसे हमारा उदाहरण है हरीश सेते, हरीश धन सेते, हरीश सेते हमारा शब्द है। हरीश सेते का जब हम क्या करेंगे, संधि करेंगे। अब हरीश सेते में साथियों व्यंजन संधि तो है, लेकिन इसके साथ साथ हरीश सेते में विसर्ग संधि भी है। क्यों है? क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों मिले हुए रूप होते हैं, एक तरह का खिचड़ी होता है। कहीं कहीं व्यंजन होता है, कहीं कहीं विसर्ग होता है। ये चीज़ें जल्दी समझ में हमारे नहीं आती हैं। तो ये लगभग आप जब व्यंजन और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे तो ये दोनों संधियां अक्सर मिली हुई हमारे सामने आती हैं, मिली हुई ही हमें दिखाई देती हैं। तो आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब इस संधि का जो फंडा क्लियर कर पाएंगे। तो ये हरीश सेते जैसे तस्तोष तुनाश्चु संधि जो अच्युत संधि का उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिया है साथियों, उसमें हरीश सेते है। हरीश सेते का जब हम विच्छेद करेंगे तो हरीश धन सेते, लेकिन इसका एक विग्रह और होता है, हरि धन सेते होता है, हरि धन सेते होता है। हरीश धन सेते जब विग्रह करेंगे तो ये व्यंजन संधि में च्युत संधि के अंतर्गत आएगा, और हरि सेते जब हम विग्रह करेंगे तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। किस संधि के अंतर्गत? विसर्ग संधि के अंतर्गत। हरीश सेते जो है ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, और हरीश सेते ये व्यंजन संधि में च्युत संधि के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसको यहाँ रहने देते हैं। हमने समझने के लिए आपको बताया है कि व्यंजन और विसर्ग संधियाँ लगभग मिली हुई होती हैं, एक तरह से खिचड़ी की तरह होती हैं। तो हरीश सेते इसका विच्छेद हुआ, तो हरीश सेते में लास्ट का जो वर्ण हमारा है वो क्या है? सकार है। ये कौन सा सकार है? दंत सकार है। उसके बाद सा आया है, कौन सा सा आया है? तालव्य सा आया है। जो अच्युत संधि यही तो कह रही है, यदि दंत सा के बाद तालव्य सा आ जाता है तो क्या हो जाएगा? दंत सा का तालव्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत सा का तालव्य सा हो जाएगा। जैसे हम बता दें, दंत सा का क्या हो जाता है? दंत सा आए और ता, था, दा, धा ना आए, यानी ये ता वर्ग के वर्ण आ जाए, तो इस दंत सा का क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा, और ता का चा हो जाएगा। था के जगह अगर था आया है तो छा, जा, झा, या, यही होता है। ता का चा, था का छा, दा का जा, धा का झा, ना का या, यही आदेश हो जाता है। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। तो यहाँ हरीश सेते को जब हमने विच्छेद किया तो हरीश में जो लास्ट का जो सा वर्ण है ये दंत सा है, और सेते में जो सा है ये कौन सा सा है साथियों? तालव्य सा है। तो अच्युत संधि का जब नियम लगा तो यहाँ सा के बाद यानी दंत सा के बाद तालव्य सा आया है, इसलिए इस दंत सा के स्थान पे कौन सा आदेश हो रहा है? सा आदेश हो रहा है। इस दंत सा का सा आदेश हो गया। किस सूत्र से हो गया साथियों? अस्तोश्चुनाश्चुः से, अस्तोश्चुनाश्चुः सूत्र से हो गया इसका। तब हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा? हरि ही। हरि और क्या आया है? दंत सा बड़ा सा में यानी तालव्य सा में परिवर्तित हो गया, तो ये बड़ा सा हो गया, हलंत लगा देंगे। उसके बाद क्या है? सेते शब्द हमारा है, सेते है। अब इन वर्णों को जब हम जोड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? हरीश, क्योंकि ये तालव्य सा आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो हरीश हो गया, और सेते शब्द जोड़ देंगे
तो हमारा शब्द क्या बन गया? हरिश्चेते। हरिश्चेते में कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि के अंतर्गत जो संधि आई है अच्युत संधि हो गई। इतना आ गया होगा आपके समझ में। अब हम अगला उदाहरण बताएंगे। ये आ गया समझ में, यानी हरीश का जो सा है दंत है, उसके बाद तालव्य सा आया है अस्तोष चुनाशु सूत्र से। यदि दंत सा के बाद तालव्य सा आता है तो दंत सा के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है, यानी दंत सा का तालव्य सा हो गया और हरीश सेते रूप हमारा बन गया। अब अगला उदाहरण हम बता रहे हैं। अगला उदाहरण हमारा जो है, अगला उदाहरण है हमारा रामस चिनोति। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? रामस धन चिनोति शब्द है। रामस धन चिनोति। अब रामस धन चिनोति में लास्ट का जो रामस का सा है, कौन सा सा है साथियों? ये दंत सा है। उसके बाद क्या आया है? चिनोति का चा आया है। रामस में जो सा है दंत सा है, उसके बाद चिनोति का चा आया है। तो वर्ण परिवर्तन जो है पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में होता है। तो पहला शब्द हमारा रामस है और दूसरा चिनोति है। तो रामस का जो लास्ट का वर्ण दंत सा है और उसके बाद चिनोति आया है, चा वर्ग का वर्ण चा आया है, इसलिए इस दंत सा का क्या हो जाएगा? इस दंत सा का साथियों क्या हो जाएगा? दंत सा का क्या हो जाएगा? इस दंत सा का तालव्य सा हो जाएगा। दंत सा का कौन सा सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। किस सूत्र से? अस्तोह चुनाश्चुह सूत्र से हो जाएगा। अस्तोह चुनाश्चुह, अस्तोह चुनाश्चुह सूत्र से हो गया। जब इस दंत सा का तालव्य सा हो गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? राम सा। ये छोटा सा जो दंत सा है तालव्य सा में परिवर्तन हो गया। उसके बाद चिनोति शब्द हमारा है। चिनोति शब्द जब हम इन वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रामस। ये चा वर्ग का जो चा है, ये जो व्यंजन वर्ण हमारा तालव्य सा है, जब वर्णों को संयोजन किया जाता है, मेल किया जाता है, वर्णों को जो मिलाया जाता है तो ये आधा सा लिखा जाएगा। और ये चा का जो चा पे ई की मात्रा है वो अपने आधे वाले वर्ण के ऊपर आ जाती है, तो इस सा के ऊपर हो जाएगी और चनोति। रामस चिनोति हमारा रूप बन गया। क्या बन गया साथियों? रामस चिनोति हमारा रूप बना। किस सूत्र बना? अस्तोष चुनाश्चुह सूत्र से बना। रामस चिनोति में कौन सी संधि है? रामस चिनोति में कौन सी संधि है? अच्युत संधि है। रामस का जो दंत सा है उसके बाद चिनोति चा वर्ग का वर्ण चा आया है, इसीलिए इस रामस का जो दंत सा है उसका कौन सा सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? अस्तोष चुनाश्चुह सूत्र से हो जाएगा। जब ये दंत सा तालव्य सा में बदल गया तो हमारा शब्द क्या बन गया? रामस चिनोति बन गया। अब अगला उदाहरण हम समझा रहे हैं। एक आध दो उदाहरण और समझा दें जिससे आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाए। अगला उदाहरण हमारा है, जैसे हमारा अगला उदाहरण है, अगला उदाहरण नंबर 3 जैसे है सत्य धन चित्त। सत्य धन चित्त। अब सत्य में क्या है? ता है। ता वर्ग का वर्ण है ना, ता वर्ग है ही है, पहला वर्ण है। ता वर्ग का पहला वर्ण ता है। उसके बाद चित्त में क्या आया है? चा आया है। चित्त का क्या आया है? चा आया है। ये सूत्र ही कह रहा है यदि दंत सा आए तो, यदि पहले क्या है? दंत सा आए और ता वर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा का तालव्य सा होगा, और अगर ता वर्ग का कोई वर्ण आया है तो उसका चा वर्ग हो जाएगा साथियों। तो यहाँ संयोग से सत धन चित्त का जब हमने विच्छेद किया तो सत का लास्ट का वर्ण हमारा ता वर्ग है और उसके बाद चा वर्ग आया है, तो इस ता वर्ग का चा हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? अस्तोष चुनाश्चुह सूत्र से साथियों। अस्तोष चुनाश्चुह सूत्र से ता वर्ग, क्योंकि ता वर्ग का पहला वर्ण है। ता यहाँ हमने इसलिए जो बताया है ग्राफ,
इससे देखिए ता जो है वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए इस ता के स्थान पे चा वर्ग हो जाएगा, यानी ता पहला वर्ण है इसलिए चा वर्ग का पहला वर्ण चा हो गया। और ये हमारा शब्द क्या बन गया, ये हमारा शब्द बना स च ची त। जब हम इन वर्णों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या स्वरूप बन जाएगा, ये सा है, ये चा आधा है क्योंकि चा हलंत युक्त है और ये आधा व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये जो स्वर है अपने व्यंजन वर्ण के आधे के ऊपर आता है, तो इसलिए ये स्वर इसके पहले मात्रा लग गई और चित, सच्चित, सच्चित शब्द बना हमारा। कौन सा शब्द बना हमारा, सच्चित शब्द बना, जिसका अर्थ होता है सत्य और ज्ञान, सत्य और ज्ञान इसका अर्थ होता है। सत्य चित्त, सत्य चित्त, सत्य माने सत्य, चित्त माने चित्त, सत्य चित्त यानी सत्य और ज्ञान। यानी ता वर्ग का पहला वर्ण सत्य का जो ता है वो ता वर्ग का वर्ण है और चित्त का जो चा है वो चा वर्ग है, इसलिए इस ता वर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग का पहला वर्ण हो गया। तो सा च चित सच्चित रूप बन गया। कौन सी संधि है इसमें, अस्तोष चुनाश्चु से शुद्ध संधि है। और उदाहरण हम समझा देते हैं। और उदाहरण बाबूराम में क्या दिया है, श्रांगिन धन जय, क्या है, श्रांगिन, श्रांगिन धन जय शब्द हमारा है, श्रांगिन धन जय शब्द है। अब यहाँ श्रांगिन धन जय में देखेंगे लास्ट का जो हमारा वर्ण है वो क्या है, ना है। ये ना किस वर्ग का वर्ण है साथियों, ये जो हमारा ना है ये ना हमारा ता वर्ग का पंचम वर्ण है, पांचवा वर्ण है। ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण है, ता था दा धा ना, यानी ये ता वर्ग का जब हमारा ये पांचवा वर्ण ना है और उसके बाद चा वर्ग का वर्ण क्या आया है, जा आया है। ता वर्ग का वर्ण हमारा ना ये जो है ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद जा वर्ग का वर्ण आया है, चा वर्ग का वर्ण जा आया है, तो इसलिए ता वर्ग के स्थान पे किस वर्ग का वर्ण हो जाएगा, चा वर्ग का वर्ण हो जाएगा। जब चा वर्ग का, अब यहाँ कौन सा वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, चूंकि ये ता वर्ग यानी ताथा दाधा ना का पांचवा वर्ण है, इसलिए ये चा वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा इस ना के स्थान पे। चा वर्ग का जब पांचवा वर्ण हो जाएगा साथियों, तो चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, चा छा जा झा या हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ता वर्ग का ना है, इस ना के स्थान पे यहाँ हुआ है ना, ये यहाँ हुआ है, इसलिए ता वर्ग का पंचम वर्ण ना आया है और उसके जस्ट बाद में चा वर्ग का वर्ण जा आया है, इसलिए इस ता वर्ग के स्थान पर इस जा वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ हो गया। जब ये यहाँ हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया श्रांगी। अब ना के स्थान पे यहाँ हो गया है तो यहाँ हो जाएगा और जया, जय। जब हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो ये हमारा वर्ण क्या बन जाएगा, श्रांगिन, श्रांगीय जय। क्या बन गया हमारा, श्रांगी जय बन गया, श्रांगी जय बन गया। श्रांगी जय में कौन सी संधि है, श्रांगी जय में अच्युत संधि है। श्रांगी जय में कौन सी संधि है, अच्युत संधि है। इसकी सिद्धि किस सूत्र से हुई है, अस्तोष चुनाश्चु सूत्र से साथियों। अस्तोष चुनाश्चु सूत्र का नियम लगा है और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ हो गया, क्योंकि ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना है। ना किस वर्ग का पांचवा वर्ण है, ता वर्ग का पांचवा वर्ण है और उसके बाद में चा वर्ग का वर्ण जा आया है, इसीलिए इस चा वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ हो गया। इस ना की जगह पर यहाँ हो गया किस सूत्र से, अस्तोष चुनाश्चु सूत्र से। जब यहाँ हो गया तो हमारा शब्द बन गया श्रांगीय जय। मिला दिया हमने वर्णों को,
इन वर्णों को जब जोड़ेंगे तो श्रांगीय जय बन गया। श्रांगीय जय में कौन सी संधि है साथियों? अच्युत संधि है। इसी तरह से सच शिष्य है, सच शिष्य, इसको भी समझा देते हैं। इसी तरह से हमारा अगला जो उदाहरण है वो क्या है? सच शिष्य। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो सत हो जाएगा, धन शिष्य हो जाएगा, सत धन शिष्य हो जाएगा। अब सत का जो ता है किस वर्ग का वर्ण है? तवर्ग का पहला वर्ण है ता। अस्तोह का है ना पहला वर्ण ता है। उसके बाद कौन सा सा आया है? तालव्य सा आया है। जब तालव्य सा आया है तो इस ता वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? इस ता वर्ग में कौन सा वर्ण हो जाएगा? चूंकि ये पहले अस्तोह में जो ता है वो ता वर्ग का पहला वर्ण ता आया है, उसके बाद जस्ट बाद सा आया है, इसलिए इस ता वर्ग का चा हो जाएगा। किस सूत्र से? अस्तोह चुनाचुह सूत्र से। अस्तोह चुनाचुह अश्चुह सूत्र से ता के स्थान पे कौन सा वर्ग हो गया? चा वर्ग हो गया। देखिए यहाँ हमने ड्राफ्ट में बताया है, इस ता के स्थान पे चा आदेश होता है, और अगर ता के था वर्ग यहाँ ता के जगह था आया होता तो इस था के स्थान पे छा हो जाता। अगर इस ता के स्थान पे वर्ग का तीसरा वर्ण आया होता तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ जा हो जाता। अगर यहाँ ता वर्ग का चौथा वर्ण था धा आया होता साथियों तो यहाँ जो है चा वर्ग का चौथा वर्ण झा हो जाता। और अगर यहाँ ता वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा तो यहाँ चा वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ हो जाएगा। लेकिन कब होगा साथियों? जब अस्तोह चुनाचुह संधि का नियम लगेगा। चूंकि यहाँ ता वर्ग है उसके बाद तालव्य सा आया है, इसलिए इस ता वर्ग के स्थान पर यानी ता के स्थान पर चा वर्ग का पहला वर्ण चा हो गया। जब ये चा हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? अब ये ता के जगह पे चा आदेश हो गया तो ये हो गया सच, सच हो गया। आधा चा हलंत लगाएंगे और उसके बाद क्या है? शिष्य है, शिष्य है। अब इन वर्णों को जब हम जोड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? सा है, ये चा हलंत युक्त है, इसका मतलब ये आधा है। जब वर्णों को जोड़ते हैं तो इसको बीच में व्यंजन वर्ण जब आ जाता है तो आधा लिखा जाता है। उसके बाद शिष्य का जो सा के ऊपर ई की मात्रा है वो चा के पहले लग जाएगी, पहले लग के सच शिष्य हो गया। क्या हो गया? सच शिष्य हो गया। ये हमारा शब्द क्या बन गया? सच शिष्य बन गया। सच शिष्य का मतलब अर्थ हिंदी अर्थ है अच्छा शिष्य। क्या है? अच्छा शिष्य, सत्य शिष्य, सत्य शिष्य, अच्छा शिष्य, अच्छा छात्र, अच्छा स्टूडेंट। तो ये इस तरह से ये अच्युत संधि का हमने जितना उदाहरण समझाया है इसी तरह से होगा। यानी अगर दंत सा आया है, सबसे पहले अगर शब्द के पहले जो लास्ट का जो वर्ण है दंत सा है तो उसके बाद यदि तालव्य सा है या चा वर्ग का कोई वर्ण है तो उस दंत सा का तालव्य सा ही होगा। और अगर लास्ट में चा वर्ग का कोई वर्ण आया है, सॉरी ता वर्ग का कोई वर्ण आए, ता आए, था आए, दा आए, धा आए, ना आए, कोई भी आए, और उसके बाद तालव्य सा या चा वर्ग का कोई वर्ण आया है तो उस ता वर्ग का अगर पहला वर्ण है तो चा वर्ग का पहला वर्ण चा होगा। अगर ता वर्ग का दूसरा वर्ण है तो चा का दूसरा वर्ण हो जाएगा। अगर ता वर्ग का तीसरा वर्ण है तो चा वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होगा। और अगर ता वर्ग का चौथा वर्ण है तो चा वर्ग का चौथा आदेश हो जाएगा। अगर पांचवा है ता वर्ग का वर्ण तो पांचवा वर्ण चा वर्ग का हो जाएगा। यही यह संधि है, सबसे आसान संधि है। सूत्र के द्वारा समझेंगे तो इसकी परिभाषा आसानी से समझ में आएगी और इसके उदाहरणों को जब हम समझ लेंगे तो ये सूत्र हमारे समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसान है साथियों, एकदम कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इसको समझेंगे तो ये सूत्र हमारा जो है आसानी से समझ में हमारे आ जाता है। तो आज की ये संधि आज के लिए इतना ही।
और इसमें जो उदाहरण है, आपको जहां भी अच्युत संधि या का उदाहरण मिले आप उसको बेहिचक आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। साथियों, आप जब भी पढ़ने बैठिए, क्लास हमारा जब भी आप देखिए, तो बाबूराम सक्सेना को अपने पास रख के खोल के बैठा करिए और अपने पास पेन और एक कॉपी जरूर लेके बैठिए। सारे जैसे हम परिभाषा को लिखवा देते हैं, लिख लीजिए और सारे उदाहरणों को ऐसे जैसे तोड़ के समझाते हैं ऐसे ही तोड़ के अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी सारी संधियां 100% क्लियर हो जाएंगी साथियों। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अब हम कल इस शुद्ध संधि का एक अपवाद सूत्र 7 है उसको बताएंगे। तो हमारी क्लास कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।